नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति जुड़ी खबरों का। जी, आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता में मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार मतलब कि अब चुनाव भी आना है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है और इसमें कुछ लोग खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे। लेकिन क्या है पूरी कहानी, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है कितने हद तक फायदा है, कितना नुकसान है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि होगा कि नहीं होगा। सर, परसों कल रात तक की मेरी खबर थी कि नहीं होगा। हाँ, और मैंने भी मैसेज भेजा था, फडणवीस साहब को भी भेजा था, शिंदे साहब को भी, अजित दादा को भी भेजा था जी, की अगर तुम्ही जर मंत्रिमंडळ विस्तार केला तर त्यानंतर लगेचच सरकार डगमगू लागेल, मतलब अस्थिर हो जाएगा, ऐसा मैसेज किया था। तो विस्तार मत करो ऐसा। अब हम सलाह देते रहते हैं तो भेजा था उनको। उसमें से एक महोदय का आ गया नोटेड। दूसरे मित्र है हमारे, वो बोले कि अभी ऐसा हो गया है कि किया या नहीं किया जी, तो भी मुसीबत आने वाली है। मतलब किया तो भी, नहीं किया तो भी। किया तो भी और नहीं किया तो भी। म्हणजे असं झालं आहे की केला नाही तर केला नाही म्हणूनही तुम्ही म्हणता तसेच निम्मे लोक डगमगणार, आणि केला तरी निम्मे। आता करून निम्मे डगमगलेलं चांगलं का न करता चांगलं, एवढाच प्रश्न है। तो वॉट एवर इट इज, मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए। एक तो उनको समय नहीं मिलेगा अभी कुछ, खाली पीली ये अंदरूनी ये बढ़ जाएगा, इसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ जाएगी जी, और बहुत सारे लोग टूट के जाएंगे। अभी शरद पवार जी ने एक बड़ा आह्वान किया है, जिनको वापस आना है उनके बारे में हम क्षमाशीलता दिखा के उनको वापस लेने को तैयार है। हाँ सर, मालूम नहीं आपको? अरे बाप रे, बड़ी न्यूज़ है। शरद पवार जी ने जाहिर कर दिया कि जिनको वापस आना है आ सकते हैं, हम उनको कोई सवाल नहीं पूछेंगे। वो दबाव में गए थे, ये हमको मालूम है, इसके लिए हम उनको वापस लेने के तैयार है। अजित दादा के बारे में उनको सवाल पूछा गया तो बोले कि मुझे लगता नहीं कि वो वापस आएंगे, मगर उनके बहुत सारे आ सकते हैं। कितने आएंगे मुझे मालूम नहीं, मगर आधे से ज़्यादा आ सकते हैं और उनका हम स्वागत करेंगे, ऐसे घोषणा की है। मैंने तो उसके ऊपर संजय को भी फ़ोन करके बोला कि शरद पवार जी ने जो भूमिका ली है कि आधे से ज़्यादा अगर आते हैं तो हम ले लेंगे उनको। आप भी ये उद्धव को कन्विंस करो, वे तुम भी डिक्लेयर कर दो। कल उद्धव ने क्या बोला, नहीं हम लेंगे नहीं। हाँ, मगर जो आमदार है अभी उनको खाली इतना ही बताना है। शरद पवार ने और कुछ नहीं बताया कि अब अगर आप आमदार है तो आपका आमदारकी का टिकट बरकरार रहेगा, आपको फिर से उसी जगह टिकट दिया जाएगा, उसी जगह टिकट दिया जाएगा। ऑलरेडी आप राष्ट्रवादी के करके चुन के आए ही है, फिर से चुनाव लड़ो, हम दे देंगे आपको। सर, इस आधार पर तो 40 में से 30 टूट सकते हैं अजित दादा के, और इनके भी 15-20 टूट सकते हैं शिंदे के। तो संजय को बोला है मैंने कि उद्धव को बोलो कि हम सबको टिकट दे देंगे, या तो खुद ही लेके आ जाओ सबको। हाँ, या तो खुद ही आ जाओ महायुति में। वो नहीं हो रहा है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। शिंदे साहब ना बोल रहे हैं, सभी मतलब फडणवीस को भी उद्धव ठाकरे से अभी लड़ने की शक्ति नहीं है। वो पहले लड़ सकते थे, मजबूत थे ना, अभी तो वीक हो गए। तो हाँ, बहुत वीक हो गए सर, शारीरिक दृष्टिया नहीं है, पॉलिटिकली सर। अभी मनोबल गिरा हुआ है सर। वो श्वेता शालिनी ने नोटिस भेज दिया बहुत और से को। महाराष्ट्र में ऐसा बवाल मचा कि उनकी हालत खराब हो गई है। और सबको मालूम है कि फडणवीस और श्वेता शालिनी अलग नहीं है, वो उनकी सेक्रेटरी है। वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो यूट्यूब उनका पूरा मतलब सोशल मीडिया वही देखती थी जी। उनकी ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है वो। तो वो विदाउट फडणवीस को पूछे तो नोटिस बहुत और से कर, जो उनका सबसे बड़ा प्रवक्ता है, जो संजय राउत नहीं कर सकता है, वो बहुत और से कर बीजेपी के लिए किया है उन्होंने। हाँ, लोकसभा में किया है, 8 सभाएं ली है और हजारों वीडियो की है। उसको अगर नोटिस देती है श्वेता शालिनी तो बिना फडणवीस को पूछे तो देनी। तो फडणवीस और श्वेता शालिनी दोनों ऐसे बदनाम हो गए। बीजेपी वाले तो इतने गुस्सा हो गए, बाप रे। आप कमेंट देखेंगे ना तो कोई गाली छूटी नहीं है उनके बारे में, बिल्कुल। श्वेता शालिनी के बारे में हर एक गाली दी है लोगों ने, जितनी गालियां है दुनिया में वो सब दी है। क्या समस्या हो तुम, इतनी बड़ी हो गई कि बहुत और से कर जैसे एक ऋषि तुल्य पत्रकार है वो, उसको आपने नोटिस दे दी, भले 1 रुपए की दी, मगर दी ना, अपमान किया उसका।
अगर भाऊ तुम्हारे खिलाफ गया तो दुनिया में तुम्हारा साइड लेने वाला कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं रहेगा, सही बात। पैसा देके भी लोग नहीं काम करेंगे, और ये कृतज्ञता है, ये कृतज्ञता है। और फडणवीस ये गलती कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी ये की है कि उनके ही एक शिष्य को उन्होंने बोला था कि मैं बोल के देखता हूँ, बाद में उन्होंने कुछ मुझे फीडबैक दिया नहीं उस मुद्दे पर। वो केस मेरा चालू रहा, नाम मत लेना, केस चालू है मेरे ऊपर। वो कर सकते थे मैनेज, नहीं किया उन्होंने। भाऊ का ही ऐसा हो गया, मगर बाद में इतना प्रेशर हो गया कि फडणवीस साहब ने खुद भाऊ को फ़ोन किया, माफ़ी मांगी और श्वेता शालिनी ने जाहिर तौर पर वीडियो रिलीज करके माफ़ी मांगी, नोटिस वापस लेने का भी वापस ले ली, वापस ली। तो सर ये बड़ा पराभव फडणवीस साहब का है। तो हमारा जो मूल मुद्दा है विस्तार का, सर फडणवीस साहब के भी लोग टूटेंगे। बीजेपी में भी हलचल है अभी, वो पहले जैसे एक साथ बीजेपी के जो खास बीजेपी वाले खुद ही नाराज है, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, हद से ज़्यादा नाराज है। वो बोलते हैं नए नए लोग आते हैं, बदनाम लोग आते हैं, उनको आप क्या क्या मंत्री पद देते हैं, ये देते हैं। और अभी भी वैसा ही होगा, जो बदनाम है। अभी गणेश नाइक शिवसेना में था, राष्ट्रवादी में था, अभी भाजपा में आया है, उसको अगर कल मंत्री किया तो असंतोष का पूरा थाना जिला में भड़का उड़ जाएगा। और उसको मंत्री करना मतलब एकनाथ शिंदे का सीधा अपमान है। अगर फडणवीस साहब ने अगर गणेश नाइक को मंत्री किया तो इसका मतलब जो बाला साहब खेल खेलते थे दिघे के खिलाफ गणेश नाइक, वही खेल उन्होंने, शिंदे आज जितना गुस्सा गणेश नाइक के ऊपर है इतना किसी से नहीं। क्यों? लेकिन सर पैसे लेके भी काम नहीं किया, और उनकी ही मतदार संघ में वो खुद 63,000 से मताधिक्य लेके चुन के आए थे और 9,000 नहीं दिए मताधिक्य। मतलब उनका इरादा गिराने का ही था नरेश मस्के को। नहीं सर, 22,000 लीड मिला है नई मुंबई से। हाँ फिर क्या है, तुम 63,000 लेते हो, इसको 22,000, कमाल है। नहीं मगर गणेश नाइक ने गद्दारी की है, 2 बार गद्दारी की, उसका भरोसा करके आप, वो कल आया इधर, उसको आप मंत्री करेंगे। और यहाँ के मंदा मात्रे को करना चाहिए। मंदा मात्रे असल में लॉयल है सबसे, और गणेश नाइक दुश्मन है एकनाथ शिंदे का। थाने में वो पालक मंत्री पद मांगेगा, यहाँ तक उसकी ये मजाल है। सर 2 बार रहे हैं गणेश नाइक जी, तो तीसरी बार बोलेगा मेरे को करो। एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ा दुश्मन थाने डिस्ट्रिक्ट में कोई है तो जितेंद्र नहीं है, यही है गणेश नाइक। उसको लिया मतलब शिंदे को तोड़ने के लिए ही लिया, तो शिंदे भी नाराज हो जाएंगे। बीजेपी के कौन लोग आते हैं इसके ऊपर शिंदे की नज़र है। लेकिन नाइक साहब को कहाँ ले रहे हैं अभी तक? कहाँ चर्चा है ऐसा कुछ है ना? आ गया कल पेपर में नाइक को ले रहे करके मंत्रिमंडल विस्तार में। हाँ आ गया ना। अभी मेरे को तो लगता है इनको विस्तार नहीं करना है। ये शाने है ना तो नहीं करेंगे, शाने नहीं है तो करेंगे। और जैसे ही करेंगे, सर शरद पवार के पास गए 20-25, उन्होंने तो खुला बोला है आ जाओ बेटे। तो नाइक साहब भी जा सकते हैं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हजारों करोड़ देने के बावजूद राष्ट्रवादी में उनके खिलाफ मंदा मात्रे को खेरा किया गया। बाद में वो मंदा मात्रे बीजेपी में आ गए और उसके बाद ये आ गए। तो मंदा मात्रे बोलती है मैं सीनियर हूँ, मुझे मंत्री करो, ऐसा भी है। वो चक्कर अलग है, वो छोड़ो, मगर ये नहीं जाएंगे। और बीजेपी से जाना मुश्किल है ना सर। 40 में से 30 टूटे तो ऑफिशियली जा सकते हैं। अजीत दादा 40 लेके गए तो ऑफिशियली पार्टी का चिन्ह भी मिला उनको, है कि नहीं? और पक्षांतरबंदी कायदा लागू नहीं हुआ। अगर 40 में से 30 जाते हैं शरद पवार के पास वापिस, तो उनको भी पक्षांतरबंदी कायदा लागू नहीं होगा, वो जा सकते हैं। बीजेपी में से एक आदमी को जाना मुश्किल है, 107 है उनको, 60-70 तो जाने वाले नहीं है। मगर विस्तार किया तो चुनाव के पहले और 1 महीना करके आचार संहिता लग रही है। तो मंत्री भी क्या काम करेंगे? खाली इतना ही होगा कि असंतुष्टों की सर आपको पता है 2014 में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी तो जितेंद्र अवार्ड्स को जो है लास्ट 2 महीने के लिए 2 महीना कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। हाँ, और वो भी वैद्यकीय शिक्षा मतलब मैं भाड़े में गया वो मंत्री पद। लेकिन उनको एक लेबल लगा ना कि मंत्री बनाया गया उनको, क्योंकि उसके पहले कोई लाल बत्ती उनको नहीं था। तो एक प्रोटोकॉल में उनको आना था ना, नसबंदी करके शादी कर देना जैसा। सच में जी, जितेंद्र अवार्ड को लास्ट 2 महीने में मंत्री पद देना मतलब नसबंदी करना और बोलना शादी कर। लेकिन उसके बाद जब फिर पवार साहब की महाविकास आघाड़ी बनी तो उनको दिया ना सर हाउसिंग मिनिस्ट्री। मगर पहले की बात की है, इसके लिए मैंने बोला। हाँ, ऐसे की बात में बोले करके बोला। मगर सर अभी है ना, लेकिन बैठला की 2 साल में सरकार गिर गई। हाँ नहीं, अभी विस्तार नहीं करना चाहिए, और किया तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है।
जितने भी अभी गप बैठे हैं ना आशा से, तो फिर वो बोलेंगे ठीक है मंत्री पद नहीं दे रहे हो तो 100-100 करोड़ दे दो इलेक्शन के खर्चे के लिए, 100-100 करोड़ दे दो। 50 पेटी क्या भाड़ में गई अभी, 50 पेटी कोई पूछता नहीं है। 50 पेटी तो सर खर्चा महीने में हो जाता है। हो जाता है। तो 100-100 करोड़ देने पड़ेंगे सबको जिनको रखना है अपने पास। इतना कहाँ से लाएंगे? अभी लोकसभा में तो खर्चा हुआ है जी, तो मुश्किल है सर। विस्तार होगा कि नहीं, इसका मेरा जवाब है कि नहीं करना चाहिए। करेंगे तो ये हालत सरकार की बिगड़ जाएगी, बीजेपी वालों में भी अस्वस्थता आ जाएगी, फिर फडणवीस के खिलाफ बगावत होगी और उस बगावत में शिंदे साहब और अजीत दादा और राज ठाकरे भी शामिल होंगे। अभी फडणवीस विलन बन गए महाराष्ट्र के, बहुत सारे कारण हो गए, बहुत बड़े विलन बन गए। मेरा प्यार उनसे कायम है, कोई लेना देना नहीं है हमारे। आप फडणवीस साहब को पूछ सकते हो कि तथे आपकी मित्रता की हमेशा गवाही देते, कभी आपने कुछ 1 रुपया दिया क्या उनको? वो भी सत्यवादी है, वो बोलेंगे नहीं मैंने ज़िंदगी में अनिल तथे को 1 रुपया भी कभी नहीं दिया। फिर भी वो मेरा मित्र है, मेरे को प्यार करता है। मगर सब मेरे जैसा आदमी भी फडणवीस के खिलाफ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो जो नीति अपना रहे, वो सबको नड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में मराठा के खिलाफ ओबीसी की लॉबी खड़ा करके मराठाओं को शह देने का काम उन्होंने ही किया। भुजबल क्या है? भुजबल एक प्रतीक है, प्रतिनिधि है, बैकग्राउंड में ये है। हाँ, वो लक्ष्मण हाके को खायरा किसने किया? उसको पैसा किसने दिया? उसको ताकत किसने दी? उसको मीडिया किसने उसके सामने खड़ा किया? जो मीडिया उसकी ओर देखता नहीं था वो पूरा का पूरा मीडिया मैनेज करके वहाँ उसके सामने रख दिया ना। मनोज जरांगे को अवमूल्यन किसने किया? फडणवीस ने किया। ये सब आज का विलन फडणवीस है। वो भाऊ तोरसेकर ने श्वेता शालिनी के बदल बोला, मगर आपको और भाऊ को भी मालूम है कि श्वेता शालिनी अकेले कुछ डिसीजन नहीं लेती, फडणवीस ही डिसीजन लेते हैं, वो इम्प्लीमेंट करती है। तो ये जो 1 रुपये का ये किया वो भी फडणवीस की सम्मति के बिना हो ही नहीं सकता है। तो फडणवीस के खिलाफ उन्होंने किया, फिर माफ़ी तो जो लाठीमार उन्होंने नहीं किया उसके लिए भी मांगी थी। अभी वो क्या बोलते हैं ना कि वो माफ़ी वीर हो गए, जब चाहो माफ़ी मांगते रहते। लोकसभा में हारे, माफ़ी मैं छोड़ देता हूँ। क्या है ना, दूसरे बोले कि छोड़ो, उसके पहले उन्होंने ही बोल दिया मैं छोड़ता हूँ। ये भी आइडिया है ना उनकी जी, छोड़ना तो है नहीं मगर छोड़ने की बात तो कर दी। इसके लिए लोग नहीं ना बोल सके, नहीं तो लोग बोलते थे अरे राजीनामा दे। वो फडणवीस है, उनका बामणी का वो बराबर चला हर एक जगह, इसके बारे में भी चला। फिर शिंदे के खिलाफ तुम्हारा वो बोलता है उनका ही चेला, अभी देखो ना उनका चेला वो जम्बोज कंबोज, क्या मोहित कंबोज, उसने कितना बड़ा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के ऑफिस का एक आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है जो महापालिका में है, उनका आदमी। हाँ, वो ट्वीट पीछे लिया मगर डैमेज तो कर गया, तो फडणवीस एक एक के खिलाफ एक एक आदमी को अपने श्वेता शालिनी को भाऊ के पीछे लगा दिया, मोहित कंबोज को शिंदे के खिलाफ लगा दिया, अजीत दादा के खिलाफ तो कितने लगाए, पूरा पांचजन्य। और इसमें भी आ गया, संघ परिवार में भी आ गया। मोहन भागवत को ब्रीफ इन्होंने किया होगा कि अजीत दादा की वजह से ये सब हुआ है, और उनका गुस्सा अमित शाह के प्रति है क्योंकि इनको बिना पूछे अजीत दादा को यहाँ पे कंपल्सरी लाया है। तो मेरे परम मित्र, इनके बारे में परम आदर है मेरे मन में, मगर मंत्रिमंडल विस्तार करने दो इनको, ये सरकार डगमगा जाएगी, इतना ही मैं कहता हूँ। जी, सरकार तो कार्यकाल धीरे धीरे खत्म होने को आ रहा था, क्या डगमगाएगी सर? डगमगा सकती है। आप 2014 में चुनाव होने को करीबन मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन थे, कितने 15-20 दिन, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सरकार का सपोर्ट निकाल के महाराष्ट्र में 15-20 दिन के लिए राष्ट्रपति राजवट लाई, इसलिए कि पृथ्वीराज चौहान के मुख्यमंत्री पद के अंदर चुनाव नहीं हो, ताकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद पे दावा फिर से मुख्यमंत्री पद के ऊपर ये कर न सके। उसके पीछे भी राज था कि अगर आ गई सत्ता, उनको मालूम ही नहीं था कि इसकी सत्ता जाएगी, वो सोच रहे थे सत्ता आएगी तो बोलेंगे पृथ्वीराज फिर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसने ही सब राष्ट्रवादी वालों के लफड़े निकाले थे, इंक्वायरी लगाई थी। तो सर डगमगा गई, क्या गिर गई सरकार 15 दिन के लिए। अभी मुझे भी एक सूचना है जिसका कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है कि
विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रपति राजवट महाराष्ट्र में आने की पूरी संभावना है और वो बीजेपी ही चाहेगी कि ये जो सब पहले पाप है वो धुले जाए, लोगों के मन में साफ सफाई हो और ये 6 महीने तक जाए आगे, और थोड़ा सा सिंपैथी हो और 6 महीना आगे जाए। और 6 महीना राष्ट्रपति राजवट रहेगी तो इनमें से सब दोष मुक्त हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है सर, देखते हैं क्या होता है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो दुर्दैव विनाश काले विपरीत बुद्धि, देखते हैं। संजय शिरसाट तो बोला है अगले 24 घंटे में होगा, होता है तो अच्छा है और बुरा भी है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि मंत्रिमंडल विस्तार महाराष्ट्र के होगा तो कैसा होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इसी पर हमारी चर्चा थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तथ्य साहब का भी चैनल है अनिल गगन बेदी तथ्य, अगर मराठी में आपको देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सर दूसरा चालू कर दीजिए, उठो मत। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।